जो है वो अपोज किया था, स्ट्रांगली अपोज किया था कि जो है ये वो समझते थे कि औरतें क्या, क्यों उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हो। ये सारी बातें आपको पता है क्योंकि हमने बहुत पहले भी इनको जो है ना वो डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये सारी बातें वही हैं, मैं इसलिए इसको बार बार नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद इन्होंने ना इसके उसके बाद ना वो चला दी थी जैसे कैटल परेड। कैटल परेड वही थी जिसमें इन्होंने वो बकरियों को और ये ले आए थे, एक तरफ ब्यूटी पेजेंट चल रहा था, दूसरी तरफ कैटल परेड चल रही थी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आपने औरतों को जानवरों की तरह जो है ना वो बनाया हुआ है। कि उसके बाद उन्होंने लिटरली किसी एक उसके अंदर से बकरी को जो है ना मिस यूनिवर्स की उन्होंने सैश भी पहनाई, कि वो कह रहे थे कि ये रेडिकल थे। तो उन्होंने कहा कि औरतों को जस्ट वो कर रहे हैं, आप ब्यूटीफाई कर रहे हो, क्योंकि वहां के जो जजेस थे वो भी मेल थे और वो आप वही जज कर रहे हैं औरत की खूबसूरती को और सारा कुछ। तो ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट एक्सट्रीम एलिमेंट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन। और वो ये कहते थे कि जो है ना जितने भी औरत को जो डिग्रेड करने के तरीके हैं ना वो यहाँ पे जो है ना आप अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में कैटल पेड थी। फिर 3 ग्रुप थे जो इसके अगेंस्ट थे, जिसमें से रेड स्टॉकिंग है, न्यूयॉर्क रेडिकल फेमिनिस्ट और विच वुमेन इंटरनेशनल टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम हेल्थ। तो ये एक फोरम था। इसमें विच क्राफ्ट का आता है, वो ये साइड डिटेल है इसकी काफी, इसमें जो है ना काफी ज्यादा 5,000 से करीब औरतों को जो था ना बिल्कुल विच ट्रायल में मार दिया गया था। उसकी एक अलग स्टोरी है खैर। तो उसके नाम पे इन्होंने ये बनाई थी इस तरह से जो इनके खिलाफ थी। फिर जो है वुमेन वो समझते थे कि वुमेन इज अ विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की, कमर्शियलिटी, इकोनॉमिक फ्रीडम जैसे क्योंकि एंड होगी है, ठीक है। जो वुमेन जो है वो विक्टिम है पेट्रियार्की की, आपकी जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की विक्टिम है, और ब्यूटी कल्चर की जो है वो विक्टिम है, क्योंकि औरत को जो है सोसाइटी ने हमारी सोसाइटी ने हमें बताया कि कौन सी औरत खूबसूरत है, ठीक है, कौन सी औरत खूबसूरत है हमारी, और जो है हमने उसी औरत को हम खूबसूरत समझते हैं, एक पर्टिकुलर हमारे लिए वो सेट किए हुए हैं हमारी सोसाइटी ने, और जो उस पर पूरा नहीं उतर हम उसको खूबसूरत नहीं कहते। तो यही रीजन है कि ऑब्वियसली हमें हर चीज हमारे यहाँ भी देखने में नजर आती है, हमें यही लगता है कि खूबसूरत कौन है, जो हमारी सोसाइटी ने बताया हुआ है। हमारी सोसाइटी ने बताया जिसका चिट्टा गोरा रंग है, नेक्स्ट प्यारे है, लंबी हाइट है, लंबी गर्दन है, वो लड़की खूबसूरत है। और जिस पूरी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही होती है हम उसको खूबसूरती का वो टैग तो देते ही नहीं है। उसके अलावा हम उसे डिग्रेड अलग करते हैं कि जब रिश्ता देखने जाओ तो बेचारी, वो कहीं बाहर जाओ तो मसला, उसके लिए काला रंग है तो मसला। यही रीजन है कि वो चिट्टी होने के लिए फिर क्रीमें इस्तेमाल। ये सारी हमारी सोसाइटी की पैदावार है। सोसाइटी ने क्योंकि ये चीज नॉर्मलाइज कर दी है कि सफेद रंग जो है दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी, सो यू हैव टू गो फॉर इट। फिर वो यहाँ से अपनी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वहां पे क्या करते हैं, औरत को इस तरह से वो करके सप्रेस उसको इस तरह से करते हैं कि उसको इतना इस हद तक ले आते हैं कि शी रियली थिंक्स कि अगर उसको वो पॉइंट मीट करना है तो उसको वो पर्टिकुलर चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। और वहां से क्या होगा, वो अपनी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गेन्स ले रहे होंगे अगेन, क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, और अपने इकोनॉमिक गेन्स के लिए वहां पे भी औरत को वो इस्तेमाल कर रही है इन दैट पर्टिकुलर मीन के, क्योंकि उसको रंग सफेद चाहिए। और फिर हमारी जितनी भी कमर्शियल्स है हम देखते हैं कि वो इसीलिए होती हैं कि जी, और हमने औरतों को इसी पीछे लगा दिया क्योंकि गोरा रंग इज द डिमांड, तो यू हैव टू गो फॉर इट। तो ये इस तरह हाँ, से जो है औरत जो है वो प्रेस हो रही है। वो अब ना एक तो फीमेल होने के नाते वो दबाव में आ रही है, दूसरा वो हाइट छोटी होने के लिए और नैनक वो एग्जैक्टली अट्रैक्टिव ना स्टैंडर्ड्स है ना। हो, ब्लैक कलर हो, तो वो इन सब की वजह से वो इतना दबाव में आ जाती है ना कि वो अगर उसका इखलाक अच्छा है या वो उसका बड़ी इंटेलिजेंट है या वो बड़ी एजुकेटेड है, वो चीजें कंसिडर ही नहीं होती। एग्जैक्टली जो खुद बिल्कुल, कंसेप्ट वो कर इंटरसेक्शन वो थ्योरी है फिर चलती है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम पीछे मैं बात करी थी, वो मेरे जहन से निकल गई, जब क्या हम क्या पीछे मिस बता रही थी ना, तो हमारा वो वहां पे फॉल करा था जो हमने ट्वेल्थ पर्सन का पढ़ा था, कि मतलब उसने जो न्यूक्लिएटेड फैमिली के 2 गोल्स दिए थे, 2 स्ट्रक्चर्स दिए थे, जो है इंटीग्रेशन वाला और वो वाला, कि मतलब दोनों औरतें मर्द और औरत मिलकर काम करें, जो बाहर में नजर आता। तो वो मेरे बस बात करे तो मेरे जहन से निकल गई, मैं उसको रीइंफोर्स करवाना चाह रही थी आप लोगों को। अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स किया करें ताकि वो याद रहे कहीं पे, क्योंकि सारे जेंडर स्टडीज में वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। बस उनको अपने आइडियाज को देखा करें कि जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो किसके साथ आके मिल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे बात बात आती है कि अच्छा इन्फ्लुएंसर्स कौन थे, यहाँ पे मैंने कर दी सारी बात। ऑपरेसर इनविटेबल है, ठीक है, ऑपरेस होंगी, इनविटेबल है, इस तरह से होता चला आ रहा, ये होता रहेगा। ये वो सारी बातें जो एट द टाइम जो थी, ये बहुत अब मैं ना पूरी डिटेल अंदर नहीं घुस रही हूँ सेकंड वेव के अंदर, बिकॉज ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है। मैं सिर्फ इसके मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए निकाली ताकि इन टर्मिनोलॉजीज का आपको पता हो कि ये इसके अंदर क्या काम कर रहे थे, ठीक है। जो आपके रेड स्टॉकिंग्स थे ना, ये तो बहुत ही कोई ज्यादा रेडिकल थे, ठीक है। ये तो ये कहते थे कि मतलब कि
औरत तो बस पता नहीं और मर्द ने क्या बना दिया, ये जो आपने उनको पर्टिकुलर किस्म का लिबास पहनाना शुरू कर दिया जिसमें वो अट्रैक्टिव दिखे, और उनको क्यों अट्रैक्टिव दिखना है, तो ये भी एक गलत तरीका है, और ये आपको इस चीज इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दें बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जो ये मैंने 3 यहाँ पे नाम जो है ना, ये रेडिकल, ये रेड स्टॉकिंग, न्यूयॉर्क रेडिकल और ये जो वेज वाले, ये तीनों इंतहाई रेडिकल किस्म के लोग थे, और इन्होंने इनका बहुत ज्यादा काम है इसके अंदर, आपके जो सेकंड वेव के अंदर, और इन्हीं की वजह से ये था कि सेकंड वेव का जो कैनोटेशन था वो बिल्कुल एक इस तरह से हो गया था कि ये लोग तो एक बिल्कुल टोटल शिफ्ट चाहते हैं जहां पे ये मर्दों को चाहते ही नहीं है। कि मैंने पहले भी एक मैंने कोट पढ़ी थी कि दिस से कि आपके साथ जो जिसके साथ आप सो रहे हो मतलब वो आपका एनिमी है, तो वो तो मर्द को इस तरह से समझते थे। तो ये बात, ये इनके कॉन्सेप्ट थे, इन लोगों के जो इंतहाई इंतहाई लेवल के कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरह के रेडिकल्स के थे। अच्छा जी, इस पे फिर इनका इन्फ्लुएंस जो था, इन्फ्लुएंसेस कौन थे एट दैट टाइम, वो ये था कि इसके अंदर उस पर्टिकुलर जो है उसके अंदर ड्यूरेशन के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था ऑलरेडी, अपने राइट्स मांग रहे थे, बिकॉज जस्ट बिकॉज उसके ऑलरेडी डिफरेंट जो है वो मूवमेंट चल रही थी, एंटी वियतनाम वॉर थी, वो 1915 का यही ड्यूरेशन है उसका भी, ठीक है। और उसके बाद लेस्बियन एंड गे मूवमेंट चल रही थी इसी दौरान, और सिविल राइट मूवमेंट्स और ब्लैक चल रही थी, कैपिटलिज्म, अच्छा ये सारी मूवमेंट जो थी ना वहां तक चल रही थी उस ड्यूरेशन के अंदर। इसकी वजह से इनको ज्यादा इन्फ्लुएंस मिला, क्योंकि उनको लगा कि ये सारी इनका पास उन्होंने अपने अंदर कर ली थी, यानी कि वो भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि एंटी वियतनाम वॉर की मूवमेंट है, लेस्बियन उन्होंने भी फिर मूवमेंट पकड़ ली, कि इतनी सारी मूवमेंट एट दैट टाइम चल रही थी, तो उनको भी एक वो मिल गया कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हमें भी अपने लिए बोलना चाहिए, हम इतने सप्रेस हो रहे हैं, हमें पेट्रियार्की की तरह सप्रेस करिए, तो हमें भी अपने लिए बोलने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई अपने लिए बोल रहा है, लेस्बियन एंड गे मूवमेंट चल रही है, सिविल राइट्स वाले अपने लिए बोल रहे हैं, एंटी वियतनाम वॉर की मूवमेंट जो है वो, क्योंकि वो वियतनाम वो क्योंकि उसमें भी यूएस इन्वॉल्व था, तो ये सारी वहां पे ऑलरेडी सोसाइटी जो बिखरी पड़ी थी, बहुत बुरा हाल एट दैट टाइम था, तो उनको लगा सब बोले तो हमें भी बोलना, हमें भी बोलना चाहिए, तो इसलिए ये इनके इन्फ्लुएंसर थे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें चल रही थी, तो उन्होंने भी अपना मोमेंटम गेन कर लिया। अच्छा जी, फिर इसमें बात आती है कैपिटलिज्म की, इंपेरियलिज्म की। कैपिटलिज्म की ऑलरेडी, क्योंकि कैपिटलिज्म ने सप्रेस किया हुआ वुमेन को, वुमेन आर सप्रेस्ड ड्यू टू कैपिटलिज्म, मेन एंड सोसाइटी बोथ आर सप्रेसिंग विमेन, मेन सप्रेस कर रहा है, सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म कर रही है। अगेन हमने वो वाला पिछला वाला कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का भी, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, इट्स जस्ट टेकिंग टाइम खा रहा है बस ये हमारा। आई होप कि ये आप लोगों को पहले से पता है, अगर नहीं पता होगा तो प्लीज ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं वहां दोबारा से इसको टाइप कर दूंगी या बता दूंगी, समझा दूंगी, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट किसी को लैक कर रहा होगा कुछ यहाँ पर। अच्छा जी, फिर इसमें ये था कि कंट्रोल, अच्छा इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये था कि कंट्रोल, जैसे नेशन कंट्रोल करती है ना चीजों को, जो है आपकी जो आपकी स्टेट है वो कंट्रोल करती है आपकी नेशन को, जो आपके इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो भी आपके जो होल्ड है ना वो उसके पास होते हैं, आपके स्टेट के पास, जिस तरह से आपका होल्ड स्टेट के पास होता है ना, इसलिए इस तरह से जो है ना, जो है अगर हम बात करें औरत की बात करें, तो होल्ड जो है ना, जिस तरह इंपेरियलिस्ट जो है, ये इंपेरियलिज्म है, वो अपनी नेशन को होल्ड करता है, इस तरह से जो मर्द है ना वो हमारे यहाँ की औरतों को जो है वो होल्ड किए हुए, उसका अपने पे अपने रूल जमाए हुए, उसके पास कोई और राइट नहीं है, वो सारे अपने अहकामात अपनी ही चीजें उसके ऊपर जमाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये इंपेरियलिज्म कॉन्सेप्ट है, इंपेरियलिज्म को आप सेपरेटली भी पढ़ लें, ये डिटेल में आपको पता चल जाएगा, जिस तरह से आप कॉलोनिज्म, इंपेरियलिज्म, ये सारे एक जो है ना, जिस तरह से हम वो पढ़ते हैं डेमोक्रेसी या मोनार्की, इस तरह के डिफरेंट से कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको रिलेट किया हुआ है जस्ट बिकॉज के वो एक आपको दिखा सके, उसकी एनालॉजी जो है ना उसके बता सके। अच्छा जी, दूसरे जी मैम, यहाँ पे ना इसमें एक कल्चरल इंपीरियलिज्म होता है, एक कंसेप्ट है हाँ कल्चरल जी, इंपीरियलिज्म। हाँ कल्चर इंपेरियलिज्म भी है यहाँ पे, ये मैंने पढ़ा है कहीं, पता नहीं कहाँ पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा चले आप वो बताना चाह रहे तो जी जी। कल्चरल इंपेरियलिज्म में भी यही बात होती है कि जब आप उसको बिल्कुल आपने डिवाइड करके रख दिया ना, जिस आपके एक बिल्कुल एक ऐसी है जो आपको होल्ड किए हुए जिसका ज्यादा एक रोल है, ठीक है, दूसरी को आप सप्रेस कर देते हैं, जिसमें भी आपको विद इन अ कल्चर आपको सप्रेशन नजर आना शुरू हो जाती है। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स यू कैन। जी, उसमें ये होता है कि जो एक डोमिनेंट कल्चर होता है ना वो बहुत ज्यादा आप दूसरे कल्चर में ट्रांसफर हो जाता है। इंपेरियलिज्म का कौन सा, इंपेरियलिज्म आपको ना ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, फिर आपको कहीं भी रिलेट, कैपिटलिज्म क्या है, ये जेंडर की टर्म्स नहीं है, ये आईआर की टर्म्स है, बेसिकली हम इनको आईआर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म, इंपेरियलिज्म, ये जेंडर की स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है, उन्होंने बस सिर्फ बताने के लिए कॉन्सेप्ट कि बिकॉज दे होल्ड समथिंग, ठीक है, इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट, जस्ट लाइक इनकी जो ट्रेट है, हमने एक, आपको याद है हमने हॉब्समैन की पढ़ी थी, थ्योरी पढ़ी थी हॉब्समैन की, जिसमें उसने मैस्कुलिन एंड मेन कल्चर की बात की थी। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे मेंस कल्चर की बात करेंगे ना, तो वो कैपिटलिज्म की तरह, उसमें कैपिटलिज्म की बात करेंगे, इसमें इंपेरियलिज्म की बात करेंगे, बिकॉज इसके ट्रेड्स वो वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ
पे हम ये मेंस जो भी आपकी डोमिनेशन वाला जो सेंस आएगा ना, तो वहां पर आप बेसिकली बात करेंगे इसकी मेन की। तो जितने भी फिर ये डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट होंगे ना, वो फिर जेंडर में लाके उसको रिलेट कर देते हैं कि औरत जिस तरह से और मर्द औरत को सप्रेस कर रहा है ना, इस तरह से कैपिटलिज्म सप्रेस कर रहा है जो है औरत को, इस तरह से इंपीरियलिज्म सप्रेस कर रहा है औरत को। जैसे इंपीरियलिज्म सप्रेस करता है किसी सोसाइटी को, जैसे कि आपका इंपीरियलिस्ट कल्चर सप्रेस करता है, डोमिनेंट कल्चर सप्रेस कर रहा है आपके दूसरे वाले कल्चर को जो कि वीक है टू सम एन एक्सटेंट। तो ये सारे हम इसको जो है सिर्फ रिलेट करने के लिए हम उसको डालते हैं, लेकिन आपको इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी बल्कि कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, मोनार्की और डेमोक्रेसी और ये वाले सारे वर्ड जो है ना, इनकी आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज ये कहीं भी कैसे भी करके आ सकती हैं। अच्छा जी, देन क्रिएटेड फ्रॉम द नेचर अदर स्पीशीज, डाइकोटमी ऑफ बिहेवियर का। डाइकोटमी ऑफ बिहेवियर ये है इसके अंदर, अच्छा सॉरी ये मैंने ना स्पेलिंग में जल्दी जल्दी स्लाइड्स बनाई थी, तो मैं सही करके ही दूंगी आप लोगों को, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनके दोबारा स्पेलिंग इनके देख लेती। अच्छा जी, इसमें डाइकोटमी ऑफ बिहेवियर की हम बात करते हैं। देखें, हम हर जगह जो आपकी फेमाइन नेचर है ना, उसको हम इम्ब्रेस करते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, तो आप देखें जो है ना, जो भी लाइन, अगर लाइनेस की बात करें, जो लाइनेस है ना शेरनी, उसका एक ज्यादा होल्ड कंसीडर किया जाता है, इवन दैट ऑन लाइन एज वेल। या अगर मैं इस तरह से बात करूं कि हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं, अगर भैंसों की मैं बात करूं, तो उसमें हम अब पता नहीं उसका वो क्या होगा, मुज़क्कर मुअन्नस क्या होगा भैंस का, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये देख लें कि हम उसमें हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि हम यार वो क्या होगा इसका, वो उसमें जो फीमेल होती है, फीमेल होती जानवरों है, हाँ, को फीमेल को sorry, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, थैंक यू सो मच। सो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। हर एनिमल में जो फीमेल होगी ना, उसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं, जस्ट बिकॉज वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं है, इसको हम कहते हैं डाइकोटमी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर टोटली, ऑल्दो येट फीमेल इज मच मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू द मेल, वो आपको वहां पे आपको देखिए आपकी जनरेशन भी बढ़ा रही है, वो आपकी जनरेशन की नर्चर भी कर रही है, उसको आपकी केयर भी करी है, आपके घर को भी लुक आफ्टर करी है, आपके बाहर की जॉब भी करी है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, येट आपने उसको सप्रेस किया हुआ है, आपने उसको तो वैल्यू नहीं किया हुआ। बट दैट्स नॉट द केस इन द एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज एज वेल, ठीक है। दूसरी स्पीशीज में ऐसा नहीं है, वहां पे फीमेल ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो फीमेल को ज्यादा वैल्यू किया जाता है, फीमेल के पैसे भी ज्यादा मांगे जाते हैं, ठीक है। जो फीमेल भैंस होगी इसके पैसे ज्यादा होंगे, आप लोगों को ज्यादा मुर्गी पता के होगा, ज्यादा जो मतलब लड़कों को खासकर, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, तो मतलब ये चीजें हैं जो आपके जो तो ये डाइकोटमी ऑफ बिहेवियर, इसको हम कहते हैं डाइकोटमी ऑफ बिहेवियर। और ये कह रहे हैं कि ये नेचर ने इस तरह से नहीं किया हुआ, ये हमने क्रिएट किया हुआ, ये नेचर में इस तरह से नहीं। नेचर में तो ये है कि फीमेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है, फीमेल को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया गया हुआ है। तो लेकिन ये हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा सारा, कि हमारी सोसाइटी ने जिस कंस्ट्रक्ट कर लिया, पैट्रियार्की जो है होल्ड करती है अबव एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं नहीं जा रही पीछे इसके अंदर। फिर अच्छे से कहती है कि पर्सनल वर्सेस पॉलिटिकल की एक बात आती है कि पर्सनल के अंदर आपकी लाइक करेंगे आपके घर के मामला, आपके बच्चे, आपके घर के सारे काम, सारे चोर, जिस तरह से आप नर्चर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके घर के मामला हैं। पॉलिटिकल में आपके रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, आपके राइट ऑफ वोट, हर किस्म के लॉज जो है इंप्लीमेंट, वो आपके आ जाएंगे। तो वो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पर्सनल इज नो लॉन्गर पर्सनल जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपका जो इन्फ्लुएंस है, आप देखिए इन्फ्लुएंस किस तरह से, अगर आप घर के अंदर अगर औरत को सुकून नहीं है, मेंटल सुकून नहीं है, या वो किसी किस्म का जेंडर वायलेंस फेस कर रही है, या उसको वायलेंस दिखने को मिल रहा है, तो वहां पर अगर वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं, तो बाहर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करेगी। तो बाहर जाके भी काम करेगी, तो उसके काम का उसकी इतनी जो है वो अच्छी आउटपुट नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेस है। तो कह रही है अगर पर्सनल से बाहर की चीजें इफेक्ट हो रही हैं, तो फिर पर्सनल नहीं है। मैंने एक दफा पहले भी इसकी एग्जांपल दी थी। अगर हमारे यहाँ चार दीवारी का तकद्दुस बरकरार करने का जो कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटीज में बहुत ज्यादा मिलता है, कि मर्द जो है औरत को घर से बाहर ले जाके भी पीट रहा है, लेकिन कोई रोकता नहीं है, कि जस्ट बिकॉज हमारे घर का मामला है। भाई अगर आपके घर का मामला है, तो जस्ट स्टे एट योर होम, बाहर लाके क्यों मार रहे हो? या बाहर निकल के औरत को आप देखिए, उसके मुंह पे 4-6 निशान होंगे, ये मार खा के निकल रही है, तो बाहर उसे एम्बैरेसमेंट का जो एक अलग वो फील होती है 10 लोगों के सामने, तो भाई उसकी मेंटल साइकी कहाँ पे जा रही है? तो जितने भी आपके जो फेमिनिस्ट हैं, ये पर्टिकुलरली सेकंड वेव के अंदर इसके अंदर बात करते हैं कि अगर औरत के ऊपर वायलेंस हो रहा है, या उसको किसी तरह से आप उसको घर के अंदर वो किसी तरह से ऑप्रेस हो रही है, ये सप्रेस हो रही है, तो उसका इंपैक्ट है बाहर में। तो दिस नो लॉन्गर पर्सनल इशू,
तो इसको पॉलिटिसाइज किया जाए, अब उसको जो है पॉलिटिकल बनाया जाए, उसके लिए लॉज बनाए जाए उसके लिए कि उसको घर में कोई नहीं मार सकता, मर्द उसको उस पर हाथ नहीं उठा सकता। जैसे कि अब हमारे यहाँ ये डिफरेंट किस्म के जो लॉज हैं आगे हुए औरत के ऊपर, तो पहले नहीं थे, तो इन्हों की ये काविश थी कि आप ये करें, कम से कम मर्द को डर होगा तो वो चीज नहीं करेगा। तो पॉलिटिकल इस सेंस में पॉलिटिकल है कि आप उनको वो लॉज उन औरतों के लिए लगाएं जहां पे उनको उनके राइट्स मिल जाएं, कोई उनको घर पे उन पे वायलेंस ना कर सके। जो रेप के अगर हम बात करें तो वहां पे उनको राइट्स मिल जाए, उनको हैंग टिल डेथ दिया जाए ताकि ये चीज खत्म किया जाए। ठीक है, हरासमेंट इन वर्क प्लेस जो है, जहां पे औरत जो है वो अगर सफर करी तो वहां पे उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके लिए लॉज बनाए जाए ताकि वहां पर वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस कर सके, क्योंकि ओनली देन शी विल बी सिक्योर एंड सेफ एंड सिक्योर। जस्ट बिकॉज अगर उसके पास एक राइट है, उसके एक पॉलिटिकल, अगर किसी मर्द को या बाहर के लोगों को ये पता है कि अगर वो ये काम करेंगे उनको ये सजा मिलेगी, तो उस काम से बाज रहेंगे। until and unless they do not have such thing, तो वो क्यों बाज आएंगे भाई, वो तो वही काम करेंगे ना जिसके वो यूज्ड टू हैं। तो दिस इज व्हाई दे फोकस्ड ऑन सच थिंग कि अब इसको पॉलिटिसाइज होने की जरूरत है। दैट इज व्हाई, क्योंकि आपकी पूरी जो वेव है वो इसके इर्द मूव कर रही है कि पॉलिटिकल और पर्सनल के अंदर, तो देश का स्लोगन भी उन्होंने इसलिए डाल दिया हुआ था। Then sisterhood is powerful. रॉबिन मार्गिन की थी कि सारी औरतें जी हम सिस्टर्स हैं, ऑल्दो इसमें कुछ क्रिटिक्स की ये बात भी है कि वो ये कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इन्होंने सेकंड वेव वालों ने चलाया तो था, फेमिनिस्ट ने रेडिकल ने चीज चलाया तो था, बट दैट नॉट द पर्टिकुलर केस। तो जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये बात करते हैं कि जो है वहां पे आप उसको देखेंगे, डिस्टिंक्शन देखेंगे व्हाइट वुमेन एंड ब्लैक वुमेन, क्योंकि जो व्हाइट वुमेन के जो थे प्रॉब्लम्स वो और थी और जो ब्लैक वुमेन की प्रॉब्लम होती है। लाइक व्हाइट वुमेन की जो प्रॉब्लम थी वो ये नहीं थी कि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जी हमारे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देता है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसे लॉस लगाओ कि हमें टाइम दे। एज कम्पेयर टू दैट ब्लैक वुमेन थी, वो कहती थी कि हमारे हस्बैंड हमें छोड़ के चले जाते हैं और सालों वापस ही नहीं आते, और हम उनसे मतलब वी आर हम मैरिड है और हम ऐसी जिंदगी गुजारे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा हस्बैंड वापस आएगा कि भी नहीं आएगा। सो दे बोथ बिलोंग्स टू द डिफरेंट कैटेगरीज और दे हैव द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो ये तो एड्रेस ही नहीं करता सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो ये इसके क्रिटिक्स में भी ये बात आती है, ऑल्दो दे से कि वी आर द सिस्टर एज अ होल, दैट्स अ सिस्टरहुड, ऑल वुमेन आर द सिस्टर, बट दैट नॉट द केस एट दैट टाइम। एंड देन ऊपर मैंने बॉडी पॉजिटिविटी बात की है कि बॉडी पॉजिटिविटी में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने चलाया था कि जो ब्यूटीफाई करने का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने इसको खत्म करने की कोशिश की थी कि कोई चीज जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल के जो हमने सर्टेन कॉन्सेप्ट बना लिए नहीं। तो जो मिस जिम्बाब्वे उन्होंने एट दैट टाइम जो बनी थी, तो उसका बिल्कुल एक ब्लैक उसका रंग था, काला उसका रंग था, ठीक है, और मतलब उसकी कोई ऐसी कोई फिजिक नहीं थी जिसको आप आइडियलाइज कर सके, येट शी वाज अ मिस जिम्बाब्वे। इट मींस दैट शी होल्ड्स अ ब्यूटी इन हरसेल्फ, लेकिन उन्होंने इसको पॉजिटिव बॉडी पॉजिटिविटी यानी इसकी बॉडी को पॉजिटिव वे में दिखाया और ये ट्रेंड चलाने की कोशिश की कि ये भी खूबसूरती हो सकती है। खूबसूरती के सिर्फ वही एंगल नहीं है जो आपकी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट कर दिया हमें। देन थी, इन्होंने मैगजीन प्रिंट करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा अगर मेल हम अपने, क्योंकि अगेन पेट्रियार्की का होल्ड है, पेट्रियार्की जो है वो सारी चीजें जो है होल्ड किए हुए वहां पे, और औरतों और मर्द औरतों के मसाइल क्यों लिखेंगे, तो इन्होंने खुद से मैगजीन प्रिंट करना शुरू किया और जहाँ पे औरतों की करना शुरू कर दी। देन डबल बर्डन का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया कि वुमेन जो है डबल बर्डनाइज है, घर के भी काम करिए बाहर के भी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डबल बर्डन। देन वी हैव द कल्चरल वॉर, दैट्स ऑर्थोडॉक्स वर्सेस लिबरल, के हमारे यहाँ पे सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ये चीज बहुत ज्यादा कल्चरल वॉर शुरू हो गई थी कि कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स थे, सारी औरतें इस कॉन्सेप्ट में नहीं थी, क्योंकि रेडिकल्स ये बात कहते थे, जो उनके बहुत एक्सट्रीम किस्म के कॉन्सेप्ट थे कि मर्द नहीं होने चाहिए, इनसे शादी करने की जरूरत नहीं है, और तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, बच्चे किसी और तरह से भी हो सकते हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग। बट देयर वर द अदर कैटेगरी ऑफ द फीमेल हु डू नॉट बिलीव इन ऑल सच काइंड ऑफ द थिंग, एंड दे से दैट दे आर क्वाइट हैप्पी विद द करंट सिनेरियो और व्हाटएवर इज हैपनिंग, दैट डजंट मैटर, वो उसमें नहीं आना चाहती, तो वो ऑर्थोडॉक्स थी, ठीक है। तो वहां पे कल्चरल वॉर विद इन सोसाइटी शुरू हो गई। देन वी हैव द रिपब्लिकन एज ऑर्थोडॉक्स, बिकॉज जब भी हम यूएस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो यूएस की दो पार्टीज है, दैट इज वन इज रिपब्लिकन एंड अदर डेमोक्रेटिक। तो जो रिपब्लिकन थे एट दैट टाइम दैट वर ऑर्थोडॉक्स, और जो डेमोक्रेट्स थे वो लिबरल थे। जो डेमोक्रेट्स थे वो बात करते थे औरत की लिबर्टी की, औरत की राइट्स की, औरत की इक्वल से की, बट द रिपब्लिकन ऑन द अदर हैंड दैट दोज वर द ऑर्थोडॉक्स एंड दे से कि औरत जहां पर है बिल्कुल ठीक है, ये इसको नीचे ही रहना चाहिए। राइट नाउ अगर हम बात करें करंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखेंगे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट यूएस में दोनों ही लिबरल है आज के दौर में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर ट्रंप को देखें तो रिपब्लिकन था, ट्रंप जो था उसके अगर आप देखें तो वो पॉपुलिज्म की तरफ चला जाता है। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आजकल तो हम बहुत आगे हैं एज कम्पेयर टू द 1960s। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है
अच्छा, सेकंड वेव बहुत बड़ी है ये ना, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखे हुए, मैं सारा डिटेल नहीं बता रही हूँ, अगर किसी ने पढ़ना हो तो वो ले सकता है मुझसे, भी सारी डिटेल नहीं है, मैं सिर्फ उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर है मेजर से मैं सिर्फ वो इसीलिए मैंने वो हाईलाइट किया है ताकि सिर्फ वही बताऊं मैं, क्योंकि अगर वो से पढ़ाने बैठो तो एक दिन में शायद एक वेव ही हो। पॉलिटिकल करेक्टनेस, अच्छा जी, पॉलिटिकल करेक्टनेस, पॉलिटिकल करेक्टनेस, किस चीज की करेक्ट होने की बात हो रही है, पॉलिटिकली किसी चीज की करेक्ट होने की बात, पीसी कल्चर इन्वॉल्व हो गया था, यानी कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर गए थे, आप किसी हद तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया था, पीसी मैं पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें फिर ये बात हुई थी कि डाटा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया, तो फिर उन्होंने कुछ चीजों को करेक्ट करना शुरू कर दिया था, लाइक पर्टिकुलर जैसे नेगेटिव कनोटेशन थी ना, जैसे लेडीज सीट, लेडीज फर्स्ट, तो ये उन्होंने खत्म करने, उन्होंने लेडीज और फीमेल्स को हटा के विमेन का वर्ड जारी कर दिया था, तो उन्होंने कुछ चीजों को करेक्ट करना शुरू कर दिया था, बिकॉज उसकी नेगेटिव कैनोटेशंस थी कि जो उसको लेडीज के साथ एसोसिएट किया जाता था कि Why लेडीज सीट, क्यों लेडीज क्या खड़ी नहीं रह सकती हैं, क्योंकि लेडीज को आप वीक क्रिएचर समझते हैं, दैट्स व्हाई यू कंसीडर द लेडीज स्पेशल सीट फॉर द लेडीज इन द बसेस और ऑन द रेलवे स्टेशन और वेयर एवर दे आर, तो हम ये हमारे अभी भी कहते हैं, अब हमारे यहाँ तो अभी भी चीज है, लेडीज सीट है, ये लेडीज सीट है, यहाँ पे ना बैठे। तो बेसिकली वो ये कहती थी, रेडिकल जी कहते थे कि क्यों भाई लेडीज भी तो खड़ी हो सकती हैं, उसमें क्या, उनमें आप उनको डिस्टिंक्ट क्यों कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि ये फीमेल है तो इनके स्पेशल, तो मेल और फीमेल की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इसको खत्म कर दें। अच्छा जी, फिर इससे बात आती है, इसके 4 बेसिक आर्गुमेंट्स है जिसके ऊपर बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि प्राइवेट स्फेयर इज अ स्फेयर ऑफ पावर, कि जो आपकी जो प्राइवेट स्फेयर है ना, उसको आप उसको उसमें जो है ना वो स्फेयर ऑफ पावर है, यहाँ वहां पे जो औरत है अब उसको कुछ ना कुछ पावर, यानी कि मेल और फीमेल जो है दोनों घर के काम भी करेंगे और बाहर के काम भी करेंगे, ठीक है, इसमें ये सारा कॉन्सेप्ट जाता है। फिर वो कहते हैं पॉलिटिकल स्फेयर इन्फिल्ट्रेट द पर्सनल, जो आपका पॉलिटिकल स्फेयर है वो इन्फ्लिक्ट करता है पर्सनल्स को, यानी कि बेसिकली इसमें वो यहाँ पे जो इसके बेसिक 4 आर्गुमेंट्स वो यही देता है कि जो आप जो घर में काम डिवाइड करें, अगर आप बाहर पॉलिटिकल स्फेयर में आते हैं तो वहां पे आप उसको पर्सनली उसको इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते कि ये औरत है, ठीक है, वहां पे औरत और मर्द का सेम ही रोल है, उनको सेम किस्म के उनको काम देने चाहिए। प्राइवेट क्रिएटनेस साइकोलॉजिकल ये दैट इफेक्ट द पब्लिक, ये पता नहीं मैंने क्या वर्ड स्पेलिंग गलत है तो मुझे वर्ड सब कंडीशंस, अच्छा, प्राइवेट क्रिएट साइकोलॉजिकल कंडीशन दैट इफेक्ट द पब्लिक, ये मैंने पहली बात कर दी कि जब घर में रह के उसके साथ मसाइल होंगे तो बाहर भी वो सही से हल नहीं करेगी, तो बाहर की पब्लिक लाइफ भी इसकी इफेक्ट होगी। फिर जेंडर डिवीजन है, लाइटर टास्क आपने दे दिए उसको औरत को और हार्डर टास्क आपने दे दिए मर्द को, एंड देन वी हैव द हरासमेंट, और जो है ये वो औरतें फेस करेंगी वर्क प्लेस में, मर्द नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, अगर औरतें वर्क प्लेस में हरासमेंट है तो मर्द भी करें ना, तो अगर आपने क्यों इस तरह की डिस्टिंक्शन है। फिर औरतों को आपने पर्टिकुलर फील्ड के साथ जोड़ दिया कि मेडिसिन या डॉक्टरी में जा सकती हैं, टीचिंग में जा सकती हैं, तो ये आपने जेंडर डिवीजन कर दिया क्योंकि दे हैव द सर्टेन रोल्स एंड द मेल हैव द सर्टेन रोल्स ऑन द अदर हैंड एज वेल। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है, कोई है भी, मैं ही बोली जा रही हूँ? यस मैम, सारे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए कंसिस्टेंसी देखिए है इस वक्त, वो शुरू से लेके अब तक करनी है। कौन शुरू से लेके क्या पार्टिसिपेंट्स है ना आज, अच्छा, मैंने कि किसी ने लीव नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी ये लंबा जाएगा ना तो सारे भाग जाएंगे लेकिन आज कोई एक भी रहेगा, मैंने खत्म करा देना बस, अब मैं इसको मजीद नहीं खींच सकती हूँ जेंडर को। अच्छा जी, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ जेंडर, अच्छा शुक्र है। सेकेंड वेव जो है इसकी अचीवमेंट या अकॉम्प्लिशमेंट क्या थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज पास हो गए थे, टाइटल इसको आप रोमन में पता नहीं है 9 है या 10 है, जो भी है 9 है ना, 9 है ना ये जी 9 है। टाइटल, हाँ जी, टाइटल 9 जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड था कि वुमेन को एजुकेशन जो है उनको राइट मिलने चाहिए एज कम्पेयर टू द लाइक जस्ट लाइक मैन, नॉट एज कम्पेयर टू जैसे मेल के पास है वैसे फीमेल के पास हो। फिर रो वर्सेस वेड केस था 1963 में, जिसपे इन्होंने बात की थी कि राइट ऑफ एबॉर्शन होना चाहिए फीमेल के पास को जब चाहे, बिकॉज दे रियली थिंक दैट इफ दे डू हैव सर्टेन लाइक लिबर्टी तो वो उनकी वो गोल ओरिएंटेड रहेंगी, बिकॉज जो वीमेन है आपको वो ज्यादा उसको जो है ना आप होल्ड करती है डिसीजन as compared to the men के when they have the kid or not, ठीक है। then ईगल फोरम था, ग्लोरिया ब्रिटेन जो थी ये इसकी वो होल्ड करती है, और ईगल फोरम था ये था उसके अगेंस्ट आपके सेकेंड वेव वाला, ये मैंने यहाँ पे क्यों डाल दिया है, इधर इसके अकॉम्प्लिशमेंट में नहीं आता, ये आपका जो था ना वो है एक दूसरा एक कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट है आपका, ये स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, इसमें नहीं आता, यहाँ पर अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है, ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो प्रमोट नहीं कर रहा था, जो कहता था कि हम ठीक हैं,
हम ठीक हैं जहां पर हम हैं, हमें नहीं ऐसी कोई चाहिए जो रेडिकल्स कहते हैं हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। लीगल फॉरम उनका था। देन वी हैव न्यू लेजिस्लेशन पास हो गए, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस पास हो गए, ठीक है। प्रेसिडेंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन पास हो गया, जो कि स्पेशली प्रेसिडेंट को बताता था कि वुमेन्स जो है उनका क्या हालात चल रहे हैं, वो कहाँ सफर कर रही है नहीं करी, तो ऐसे कमीशन बना दिया गया था, ठीक है, वुमेन की अचीवमेंट्स को एड्रेस करने के लिए। फिर इक्वल पे एक्ट 1963 पास हो गया था, जहाँ पे वुमेन और मेन को इक्वल राइट दे दिए। सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 जो है ये पास हो गया था। जॉब डिस्क्रिमिनेशन जो थी इलीगल, जिसको डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल करार दे दिया गया था कि अब कोई जॉब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सबको इक्वल बेसिस पे ट्रीट किया जाएगा। देन क्रिएट इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन बना दिया गया था, जहाँ पे वुमेन को मार्जिनाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो औरत और उसको एक सर्टेन जॉब नहीं दी जाएगी, तो ये भी बात खत्म कर दी गई थी। तो ये उसकी अकॉम्प्लिशमेंट थी सेकंड वेव की। मुझे लग रहा है मैंने कहीं कुछ बताना था, इसका मेरे जहन से निकल गया है, क्या बताना था पता नहीं, अब जो जहन में आएगा मैं बता दूंगी दोबारा, अभी जहन से निकल गया हुआ है। अच्छा, ये इसकी फर्दर रीडिंग्स है इसके अंदर, वही जैसे मैंने पहले बताया था सेकंड सेक्स। अच्छा, इसका ये जो सिमोन de Beauvoir था, इसका सेकंड सेक्स उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि सेकंड सेक्स बुक थी इनकी। उन्होंने कहा था कि औरत को सेकंड सेक्स कंसीडर करते हैं, इसलिए सारी किताब इसमें थी कि औरत क्योंकि सेकंड सेक्स है इसलिए वो बहुत सफर कर रही है, ठीक है। और फेमाइन मिस्टेक बेटी फ्रीडेन की ये किताब जो इसकी है, ये सबसे, हाँ वो कहाँ पे था, मैंने निकाल तो नहीं दिया। एक कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, इनकल्शन वो किसमें था पता नहीं। अच्छा, अगर इसमें आ जाए तो ठीक है, वरना एक इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है, मुझे लास्ट में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी इंक्लूजन का। मुझे लग रहा है शायद पता नहीं थर्ड वेव में मैंने डाला है, वो मुझे याद करा दीजिएगा। अच्छा जी, इसमें बात, अच्छा ये फिर इसमें अगेंस्ट वन बेस्ड वन, अच्छा ये सारी वो इसकी किताबें ये एंड आई वुमेन, ब्लैक वुमेन एंड फेमिनिज्म, ये भी होल्ड करी थी। देखिए एंड है वुमेन हमने पहले ही पढ़ा था, ब्लैक वुमेन एंड फेमिनिज्म, देन इंसर्ट। अच्छा, ये सारी वही किताबें, सिस्टर आउटसाइडर, ये सारी वही किताबें जो आपकी सपोर्ट कर रही थी, और उसके नाम और किताबों को जो बेसिक, ये सबसे फेमस बुक्स हैं जो अगर हम जेंडर के ऊपर बात करें तो ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं, ये किताबें नजर आती है, और इनके नाम 2-3 दफा पढ़ेंगे तो शायद आई होप याद हो जाए सबको, अगर हो जाए तो दैट्स वेल एंड गुड। फाइनली वी आर ऑन द थर्ड वेव एंड बियॉन्ड कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, ये सर्टन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कहते हैं कहाँ ये है 1990 तक भी कहते हैं, कुछ इसको कहते हैं 2000 तक भी है, तो ये भी वेरी करती है। देन द सेकंड वेव नेवर एंड्स, क्योंकि सेकंड वेव का ये कहते हैं वो स्टिल, अगर हम अभी भी देखें ना, आप खुद भी पाकिस्तानी सोसाइटी में भी ऑब्जर्व करें तो हमारे पास नहीं है बहुत से राइट, तो हम तो स्टिल सेकंड वेव के अंदर है। तो सेकंड वेव अगर हम कहते हैं कि 1990 में खत्म हो गई है, तो वो खत्म अब नहीं भी हुई है, कहीं ना कहीं हमें इसको स्टिल उसकी इंप्लीकेशन नजर आती हैं। अगेन वही पहली वाली बात, कुछ सोसाइटीज में, कुछ स्टेट्स में वो चीजें अभी तक नहीं है, ठीक है। हमने 1990 को कह दिया यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जस्ट बिकॉज इट्स क्वाइट डिफरेंट इन द डिफरेंट स्टेट्स। अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, वो स्टिल लाइज इन द सेकंड फेज, हम अभी तक थर्ड वेव में भी नहीं आए, हम ये बात कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट सर्टेन राइट जो कि अकॉम्प्लिश हो गए थे सेकंड वेव में। अगर हम बात करें तो ठीक है, जैसे इक्वल पे एक्ट है जो वहां पर आ गया था, यानी कि इक्वल पे मिले। आप खुद देख ले हमारे यहाँ क्या इक्वल पे मिलती है मेल और फीमेल को। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चले गवर्नमेंट में तो सम एक्सटेंट है, प्राइवेट सेक्टर की बात करें आपको नहीं मिलेंगी। जॉब डिस्क्रिमिनेशन जो है इलीगल हमारे यहाँ नहीं है, पॉलिटिकली भी नहीं है, ठीक है। क्रिएट इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ ये भी नहीं है। तो जब तक हमने ये चीज अकॉम्प्लिश ही नहीं की है, अगर हमने ये चीजें अचीव ही नहीं की हैं, तो हम तो अभी तक इसका मतलब उसी फेज में। तो ये वही मिस गुल वाली बात के हम ये कह सकते हैं कि हम अब तक सेकंड वेव में, लेकिन हम यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 1990s में वो एंड हो जाती है। Then we have the third wave, तो वो कहते हैं कि goals of the third wave are overcoming dichotomies। हमने पीछे डायकोटमी की बात की थी, और डायकोटमीज होते हैं जब हम उसको दो चीजों में डिस्टिंक्ट कर दें, बाइनरी ले आए किसी चीज में, बाइनरी सेक्शन कर दें, मैन एंड वुमेन, व्हाइट एंड ब्लैक, इसको उसने खत्म करना था। इन्होंने कहा ये इसके डिस्टिंक्शन को खत्म किया जाए। डिस्ट्रॉइंग द नोशन ऑफ द गुड फेमिनिस्ट का नोशन खत्म किया जाए कि कौन से अच्छे फेमिनिस्ट हैं, रेडिकल या लिबरल। अच्छा, क्योंकि उसमें एक बात थी कि जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थे ना, वो बहुत ज्यादा आउट क्लास हो गए थे, लाइक बहुत ज्यादा रेडिकल, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स थे। तो थर्ड वेव जो था ना, उसको उन्होंने थोड़ा सा ना ओवरकम करने की कोशिश की थी, बिकॉज वो जो ये बातें करते थे कि उन्होंने वो हील्स पहना छोड़ दी थी, अपने आप को मेल की तरह दिखाना शुरू कर दिया था, मतलब औरतों वाले कपड़े बिल्कुल छोड़ के मर्दों की तरह अपने शॉर्ट हेयर कट्स और ये सारी चीजें रख ली थी कि हमें औरतों की जरूरत ही नहीं है और मर्दों की जरूरत ही नहीं है। और फिर जो लेस्बियन का जो कॉन्सेप्ट है वो दैट वाज क्वाइट
कॉमन एट दैट टाइम। तो ये सारी चीज, फिर थर्ड वेव ना उसको थोड़ा सप्रेस करने की कोशिश की थी कि भाई तुम लोग बहुत ही आगे निकल गए हो, अगर हमने सोसाइटी को नॉर्मल चलाना है ना तो ये ऐसे नहीं चलेगी। जब तक मेल और फीमेल थोड़ा साइड पे बराबर नहीं ना आएंगे तो सोसाइटी जो है ना डिसबैलेंस ही रहेगी, और सोसाइटी डिसबैलेंस रहेगी तो वी बोथ आर गोना सफर इन दैट। तो इसलिए फिर ये थर्ड वेव जो थी ना उसको किसी हद तक थोड़ा नॉट लाइक बिल्कुल एक ऑपोजिट नहीं है, बट उसको किसी हद तक जो है ना वो वाले खासकर उन चीजों को जहां पे वो समझती थी कि वो ये वापस इस चीज पे आ रहे थे कि औरत को खुद को ब्यूटीफाई करना चाहिए टू सम एन एक्सटेंट, ठीक है, उसको मर्द की जरूरत है, लेकिन वो औरत की लिबर्टी पे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे थर्ड वेव वाले। ये कहते कि औरत को लिबरल होना चाहिए जिस हद तक भी हो सके, ठीक है, वहां पे मर्द जो है ना उसको नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मर्द के बगैर सोसाइटी हो। तो ऐसी सोसाइटी जो है ना इस आइडिया को जो है ना थोड़ा सप्रेस करने की कोशिश की थी। Then this says freedom to make choices, that everyone should have the freedom to make choices, different choices, whatever choices they have, कि वो किस तरह की identity चाहते हैं। We have already discussed about the gender identities. There are so many gender identities, जहाँ हम transgender की, bisexual, heterosexual, homosexual की बात करते हैं। So these are the different identities. So all have the choices of freedom, whatever they want, whatever how they want to live in that particular society, and what are their requirements, and they are fully like liberal in those particular थिंग्स के जो उनको वो अटेन करना चाहते हैं। तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है इस बात पे स्ट्रेस करती थी। Then we can say that like allowing for the broader expression, feminist plural as in many forms, shapes or ideas of how it approach and expressed. So again वही वाली बात जो मैंने अभी कर दी कि वो किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो किस तरह से एप्रीहेंड करना चाहते हैं, किस चीज को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं in different forms. So they are more than welcome in all forms, because they basically stress on certain things that each and everyone has the liberty for whatever they want, कि जिस तरह की इनको जिंदगी चाहिए वो गुजार सकते हैं। सो बेसिकली थर्ड वेव जो है वो इस चीज पे स्ट्रेस करता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर द ग्लोबल मूवमेंट, कि आपको ग्लोबल मूवमेंट को समझने की जरूरत है कि वो क्यों हुई है, क्यों की जा रही है। वुमेन्स राइट आर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स आर वीमेन राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स की अगर आप बात करते हैं ना तो ह्यूमन राइट्स आर बेसिकली द वीमेन राइट्स, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स बेसिकली सारे राइट्स आ गए ना, जिसमें आपके पास चिल्ड्रन राइट ऑफ, आपके चिल्ड्रंस के राइट हैं, आपके मेंस के राइट हैं, आपकी माइनॉरिटीज के राइट हैं, आपके जो है वो डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के हर किस्म के राइट है ना। आप उसमें राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ वोट, राइट ऑफ फ्री स्पीच और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ, ये सारे आपकी जितनी भी फ्रीडम है ये सारी बेसिकली ह्यूमन राइट्स है। तो वो कहते हैं जितने भी आपके ह्यूमन राइट्स है ना, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ स्पीच, या राइट ऑफ जितने भी लाई करते हैं, जितने भी आपके राइट ऑफ हेल्थ, और ये सारे जितने भी आपके जो राइट है ना ह्यूमन, जितने भी कैटेगरी में फॉल करते हैं वो सारे ह्यूमन राइट्स हैं। और जो सारे वीमेन राइट्स हैं, और जो वीमेन राइट्स है ना वो सारे ही ह्यूमन राइट्स, यानी कि दोनों आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जो ह्यूमन राइट्स है वो सारे वीमेन को मिलने चाहिए। तो ये इस पे बात करते हैं। आई होप कि मैंने इस लाइन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर दिया हो, ये समझ लगी होगी। यानी कि जितने भी आपके राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ वोट, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग जो है, ये सारी फ्रीडम औरतों को मिलनी चाहिए। ये सारी ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स मतलब मुझे सही से याद नहीं है, पता नहीं 14 ये इस तरह के कुछ उसके अंदर फॉल करते हैं पॉइंट्स जो है ना, तो वो सारे वुमेन को मिलने चाहिए। अ मोर यूनिफाइंग अप्रोच, एक यूनिफाइंग अप्रोच होनी चाहिए towards the ideas or towards the things that were like at the prevailing at that time in the society, कि अब आप उसको एक स्पेसिफिक एक जो जिस तरह से मेल को देख रहे हो वैसे फीमेल को भी देखो। lacking truly cohesive agenda as a movement। अच्छा जी, क्योंकि कोहेसिव मूवमेंट, लैकिंग ट्रूली कोहेसिव एजेंडा, यानी कि आपका एक लैक कर रहे थे एक पर्टिकुलर एजेंडा के एज ए मूवमेंट, आपके एक मूवमेंट को किस तरह से लेके चलना है, वहां पे आप लैक कर रहे थे। थर्ड वेव जो है ना उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको एक मूवमेंट लेके चल रहे हैं तो आपको उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए, उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क आपको प्रेजेंट करना चाहिए। तो थर्ड वेव इसके ऊपर बात करें, इस इश्यूज थे कुछ जिसपे थर्ड वेव जो है वो उठ के सामने आया। फिर उसमें यह था कि वुमेन जो 1980s और 1990s में जो वुमेन थी, इक्विटी, वुमेन्स इक्विटी प्रोग्रेस वाज स्लो बट स्टेडी, स्टिल फाइटिंग फॉर इक्वालिटी इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट स्फीयर। मैंने इक्वालिटी और इक्विटी का बताया था आप लोगों को कि इक्वालिटी होती है जब दोनों का बराबर की चीजें दे रहे हो, ठीक है, वो होता है इक्वालिटी। इक्विटी होता है कि जब आप ये देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रेस है और कौन अगर जो ज्यादा स्ट्रेस होगा ना तो उसको आप ज्यादा दोगे एज कंपेयर टू द वन जो सप्रेस नहीं है, ताकि वो इक्वल हो सके।
ठीक है, तो ये इक्विटी होता है। तो वुमेन्स इक्विटी प्रोग्रेस वाज स्लो एंड स्टेडी, कि वुमेन इक्विटी वुमेन्स इक्विटी प्रोग्रेस वो स्लो थी लेकिन स्टेडी थी, वो चल रही थी लेकिन वो स्लो थी, ठीक है। वुमेन वाज स्टिल फाइटिंग फॉर इक्वालिटी इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स, कि इक्विटी उसको जो चीजें उसको दी जा रही थी ना, कि मर्द को तो वो नहीं मिल रहे थे, यानी कि लॉज जो औरत के लिए बनाए भी गए थे, जो अकॉम्प्लिशमेंट हो भी गई थी सेकंड वेव में, लेकिन फिर भी वो औरतें जो थी ना वो अभी तक इक्वालिटी को नहीं अचीव कर पा रही थी। इसलिए थर्ड वेवर्स को लगा कि अच्छा सेकंड, अच्छा ठीक है, अच्छा सही है। फिर यह कि मैनी थर्ड वेवर्स फेमिनिस्ट बिगेन टू चैलेंज द सेकंड वेव पैराडाइम एज टू व्हाट इज और इज नॉट गुड फॉर वुमेन। फिर उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि जो सेकंड वेवर्स थे उन्होंने कुछ चीजों, उन्होंने कहा कि जो गुड वुमेन, क्या चीज अच्छी है औरतों के लिए, उन्होंने कहा कौन सी औरतों के लिए, भाई आप ये तो बताएं पहले कौन सी औरतों के लिए चीज अच्छी, क्योंकि आपके यहाँ तो डिस्टिंक्शन है, आपने तो व्हाइट वुमेन को प्रमोट किया, ब्लैक वुमेन को तो आपने प्रमोट ही नहीं किया, तो बताएं आपको जो गुड फॉर वुमेन कौन सी औरतों के लिए अच्छाई चाह रहे हैं आप, व्हाइट औरतों के लिए या ब्लैक औरतों के लिए। तो इसलिए उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आपने तो ब्लैक औरतों को एड्रेस ही नहीं किया अपनी उसके अंदर, वो तो बेचारी सफर ही करते रही है, चाहे व्हाइट वुमेन को राइट मिल भी गया है, तो जो ब्लैक वुमेन है वो तो स्टिल सफर कर रही है। फिर बात की उन्होंने कहा रिप्रोडक्टिव राइट, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अबॉर्शन, द स्प्लिट अमंगस्ट वुमेन, हाउएवर रिगार्डिंग अबॉर्शन डिड nothing to advance women issues on economic and other legal issues, and this thing कि जो आप लोग reproductive rights भी जो आपने हासिल कर भी लिए हैं ना, उससे कोई खासा फर्क नहीं हुआ इकोनॉमिक सेक्टर में। यानी कि अगर औरत को जो है वो लीव चाहिए अंडर पर्टिकुलर ड्यूरेशन, तो वहां पे उनको पेड लीव नहीं मिल रही है, तो वो इस पे फिर उन्होंने बात करना शुरू कर दी थी। तो कुछ चीजें जो नहीं अकॉम्प्लिश हो पाई थी सेकंड वेव में, तो इन्होंने चीजों को भी उठाया, और कुछ थर्ड वेव जो थे इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया उन चीजों को, कुछ चीजों को जो कि गलत थी सेकंड वेव के अंदर। फिर लैंग्वेज मीनिंग रिक्लेमिंग डेरोगेटरी टर्म्स, स्पिंस्टर, बेच एंड वॉर एंड द काउंट, दिस टाइप ऑफ द वर्ड जो औरत के लिए गलत इस्तेमाल किए जाते थे, जो उनके लिए डेरोगेटरी थे, जो उनको लाइक वुमेन को यूज करते, उन्होंने कहा इनको जो है ना खत्म करें, इन लफ्जों को जो औरतों के लिए हमने निकाल दिए हुए हैं, तो ये जो गलत किस्म के लफ्ज है ना ये खत्म होने चाहिए जो औरत के लिए पर्टिकुलरली इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये औरत की लिबर्टी को जो है वो करते थे, एम्ब्रेस करते थे कि औरत को लिबरल होना चाहिए टू एवरी एक्सटेंट। सो जी प्रोस्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था कि औरत जो है अगर चाहे अपनी अर्निंग के लिए तो वो प्रोस्टिट्यूट भी बन सकती है, तो वहां उसके लिए, क्योंकि हम जो वर्ड है वो ये वाले यूज करते हैं स्लट और ये दिस काइंड ऑफ द वर्ड दैट कैनोटेशन, बुरी कैनोटेशन के वर्ड हम औरत के लिए यूज करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन का मैं आई होप कि सबको पता ही होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक बार ट्वाइफ के साथ कंसीडर कर रही हूँ, दैट्स नॉट बेसिकली वो नहीं होती, लेकिन मुझे इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड नहीं मिल रहा उसके लिए बोलने के लिए, तो ये आप खुद से सर्च कर लीजिएगा। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि औरत वो काम भी कर सकती है in order to earn money, instead of that कि औरत ये काम कर रही है कि औरत उसको अपने आप को डिग्रेड करना पड़े, अगर किसी होटल में जाके वो सफाई सुथराई का काम कर रही है, वहां पे डिग्रेडेशन उसको मिल रही है, लोग उसको गलत निगाह से वैसे भी तो देख ही रहे हैं ना, गलत निगाह से तो वैसे भी देख रहे हैं, ऊपर से वो जो है काम करके, तो वो अपनी अर्निंग के लिए ना तो वो दूसरे किस्म के भी सारे काम कर सकती है, और उसके लिए कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल ना करे, तो दे आर दिस काइंड ऑफ लिबरल। ठीक है, यहाँ पे आप देखें थोड़े थोड़े रेडिकल हैं, लेकिन रेडिकल अप्रोच उनकी कुछ किसी हद तक है स्टिल, बट वो उस तरह से उसको नहीं कंपास करते जिस तरह से सेकंड वेव्स कहते थे, जो कहते थे कि पेट्रियार्की बिल्कुल खत्म हो, मर्द बिल्कुल निकल जाए, वो ये चीज नहीं कहते थे। वो कहते थे कि औरत को ये कहते थे औरत को मर्द की जरूरत है, वो कहते थे बिल्कुल नहीं है। ये लिबरल अप्रोच इनकी थी टू सम एक्सटेंट, दैट इज अगेन रेडिकल, क्योंकि रेडिकल हम कहते हैं दैट एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट जो कि हमारे कैनोटेशन में जिसको नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता, दैट इज बेसिकली दैट कैटेगरी लाइज विद द रेडिकल्स। ठीक है, तो ये हम इसको इसलिए मैं इसको कह रही हूँ व्हाई दे वर कंसीडर्ड टू बी टू सम एक्सटेंट द रेडिकल्स। अच्छा जी, फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्टिविज्म, टेक बैक द नाइट एंड स्लट वॉक्स। अच्छा, इसमें वही था कि अब जो वुमेन जो थी वायलेंस हो रही थी अगेंस्ट वुमेन, उसको खत्म कर दिया जाए, उसके ऊपर बात करना शुरू कर दी थी। अगर औरतें जो है वो बाहर निकल भी रही है, ये मूवमेंट है स्लट वॉक और ये सारी जो है ना, या खुद सर्च कर लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। मैं इसको नहीं बयान करना चाह रही क्योंकि थोड़ी सोफिस्टिकेटेड भी नहीं लगता इन दिस फोरम राइट नाउ जहां हम डिस्कस करें, सो प्लीज यू मे सर्च इट योरसेल्फ। अगर किसी को पढ़ना है, मेरा नहीं ख्याल जरूरत है, लाइन पता होनी चाहिए कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्टिविज्म थी, ये एक इशू था जिस वजह से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। Then violence against women focuses on domestic abuse, rape, childhood sexual abuse, harassment, sexual exploitation, human trafficking, physical, sexual, psychological, economic abuses। तो ये सब चीजों को एड्रेस करते हैं in the third wave of feminism। अच्छा जी, मीटिंग खत्म होने वाली है, दोबारा ज्वाइन होती है तो मैं